नाशिक में गोदावरी नदी के किनारे एक पहाड़ी पर पुराना वाड़िया पैलेस खड़ा था। उसकी पत्थर की दीवारों ने सदियों का गुजरना देखा था। उन्होंने अपनी दरारों में गहरे राज छुपा रखे थे। सालों से पैलेस खाली पड़ा था। एक शांत दानव शहर को बढ़ते हुए देख रहा था। लोग कहते थे कि उस पर शाप लगा है। वे रात में अजीब आवाजों की कहानियां फुसफुसाते थे। लेकिन रोहन और प्रिया के लिए यह एक सपना था। वे मुंबई से अपने 2 बच्चों 8 साल के आरव और 6 साल की मायरा के साथ अभी अभी आए थे। उन्होंने शापित इमारत नहीं बल्कि एक सुंदर घर देखा। शहर के शोर से बचने की जगह, एक साथ एक नई जिंदगी बनाने की जगह। वे उत्साहित थे, वे खुश थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उन खामोश दीवारों के अंदर उनका क्या इंतजार कर रहा था। उनके पहले कुछ दिन हंसी और सामान खोलने की आवाजों से भरे थे। सूरज बड़ी मेहराबदार खिड़कियों से अंदर आता, धूल भरे फर्श पर सुनहरे पैटर्न बनाता। रोहन एक कलाकार को हर कोने में प्रेरणा मिलती। लकड़ी के खंभों पर जटिल नक्काशी, ऊंची छतों पर फीकी पड़ी पेंटिंग, सब कुछ एक कहानी थी जो सुनाए जाने का इंतजार कर रही थी। प्रिया ने अपना समय अपने नए घर को सजाने में बिताया। ठंडे पुराने कमरों में अपने गर्म स्पर्श जोड़े। बच्चे आरव और मायरा रोमांचित थे। उनके लिए पैलेस एक विशाल खेल का मैदान था। वे लंबी गूंजती गलियारों में दौड़ते थे। उनकी जॉयफुल चीखें दीवारों से टकराती थीं। यह परफेक्ट लग रहा था, लगभग बहुत परफेक्ट। रात में पैलेस की चुप्पी गहरी थी, लेकिन यह शांतिपूर्ण नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी सांस रोके हुए है, इंतजार कर रही है। नाशिक का स्थानीय स्वाद एक वेलकम बदलाव था। सुबह सर्राफ बाजार में घूमते थे, ताजी सब्जियां और खुशबूदार मसाले खरीदते थे। गरम घी में तलती जलेबियों की मीठी महक हवा में भर जाती थी। प्रिया को लोकल से बात करना, उनकी परंपराओं के बारे में जानना पसंद था। रोहन अक्सर रामकुंड के पास बैठते, साधुस और पवित्र जल में स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं के स्केच बनाते थे। उन्हें शहर की आत्मा से एक कनेक्शन महसूस होता था। लेकिन जब भी वे बताते कि वे वाड़िया पैलेस में रह रहे हैं, तो एक अजीब चुप्पी छा जाती थी। लोग घबराकर एक दूसरे को देखते थे। वे पोलाइट वेग वार्निंग्स देते थे। सावधान रहना, एक बूढ़े दुकानदार ने प्रिया से कहा था। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही छोड़ देना बेहतर है। उसने इसे एक स्थानीय अंधविश्वास, एक साधारण अफवाह मानकर डिसमिस कर दिया था। बच्चों ने सबसे पहले इसे महसूस किया। बदलाव यह छोटी छोटी बातों से शुरू हुआ। मायरा अपने कमरे में एक ठंडे स्पॉट के बारे में शिकायत करती, तब भी जब खिड़कियां कसकर बंद होती और दोपहर की धूप गर्म होती। आरव, जिसे घूमना पसंद था, पैलेस के वेस्ट विंग से बचना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसने किसी को हॉलवे के आखिर से उसका नाम फुसफुसाते हुए सुना। उसने अपने माता पिता को एक सफेद साड़ी वाली महिला के बारे में बताया, जिसे उसने खिड़की के पास खड़ा देखा था। रोहन और प्रिया को लगा कि यह सिर्फ उनकी कल्पना थी। बच्चों की कल्पनाएं वाइल्ड होती हैं, उन्होंने एक दूसरे से कहा। वे बस बड़े पुराने घर के आदी हो रहे थे। लेकिन फुसफुसाहटें तेज होती गईं, ठंडे स्पॉट्स और ठंडे होते गए। बच्चों की हंसी फीकी पड़ने लगी। उसकी जगह एक शांत चौकन्ना डर ले लिया। पैलेस अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर रहा था। अजीब घटनाएं अब सिर्फ फुसफुसाहटें और ठंडे स्पॉट्स नहीं थीं। वे और ज्यादा असल और ज्यादा डरावनी हो गईं। एक शाम जब प्रिया खाना बना रही थी, रसोई के सारे पॉट्स और पैन्स अचानक जमीन पर गिर गए। वह वहीं खड़ी थी, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनसीन हाथ ने उन्हें काउंटर से गिरा दिया हो। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। बाद में उसी रात रोहन अपने स्टूडियो में काम कर रहा था। उसे अपने पीछे एक चिलिंग प्रेजेंस महसूस हुई, देखे जाने का अलग सा एहसास। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन कमरा खाली था। वह जो पोर्ट्रेट बना रहा था, नाशिक का एक सुंदर लैंडस्केप, अब कैनवस पर एक लंबी गहरी खरोंच थी। वह एक क्लॉ मार्क जैसा लग रहा था। डर, ठंडा और तेज उनकी परफेक्ट जिंदगी में रेंगने लगा। आरव और मायरा सबसे ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने अब अकेले सोने से मना कर दिया। मायरा क्राइंग वुमन के बारे में नाइटमेयर्स से चीखते हुए उठती, जो उसे उठा ले जाना चाहती थी। आरव तस्वीरें बनाता था, सुपर हीरोज या गाड़ियों की नहीं, बल्कि एक डार्क शैडोवी फिगर की, जिसकी आंखें लाल जलती थीं। उनके नए घर के हॉलवेज में लर्किंग करती थीं। वह घंटों बैठा रहता, बस अपने कमरे के दरवाजे को घूरता रहता, जैसे किसी के अंदर आने का इंतजार कर रहा हो। प्रिया उन्हें कंफर्ट करने की कोशिश करती, ललबाइज गाती और उन्हें हैप्पी कहानियां सुनाती।
लेकिन उनकी आंखों में डर गहरा था। यह एक ऐसा डर था जिसे वह समझ नहीं सकती थी और लड़ नहीं सकती थी। वह पैलेस जो उनका सैंक्चुरी होना चाहिए था, अब उनका प्रिजन बन गया था। रोहन, जो हमेशा प्रैक्टिकल था, लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस खोजने की कोशिश करता। घर पुराना है, वह कहता। वायरिंग खराब होगी, फाउंडेशन शायद सेटल हो रही है, जिससे अजीब आवाजें आ रही हैं। उसने हर खिड़की, हर दरवाजा और हर फ्लोरबोर्ड चेक किया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। खाली हॉलवेज में दरवाजों के जोर से बंद होने का कोई लॉजिकल कारण नहीं था। देर रात उन्हें जो पायल की हल्की आवाज सुनाई देती, ऊपर के फ्लोर से आती, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। एक रात उनके बीच एक छोटी सी बहस हुई। प्रिया जाना चाहती थी। रोहन, शायद स्टबर्ननेस या अपने सपने को बचाने की डेस्परेट जरूरत के कारण, जिद करता रहा कि वे रुके। हम सिली गोस्ट स्टोरीज से डरकर भाग नहीं सकते, उसने कहा था। लेकिन वह भी हवा में फैलते ड्रेड को डिनाई नहीं कर सकता था। रोहन और प्रिया के बीच उनके नए घर में जो रोमांस खिला था, वह डर की परछाई के नीचे मुरझाने लगा। साझा मुस्कुराहटों की जगह चिंतित नजरें थीं। देर रात की बातचीत अब लेटेस्ट अजीब घटना के बारे में फुसफुसाहटों से भरी थी। एक शाम रोहन ने जादू वापस लाने की कोशिश की। उसने मेन हॉल में कैंडल लिट डिनर सेट किया। एक पल के लिए यह पुराने दिनों जैसा लगा, लेकिन जैसे ही उसने टेबल पर प्रिया का हाथ पकड़ने के लिए बढ़ाया, हॉल में ठंडी हवा का एक झोंका आया जिसने हर एक कैंडल बुझा दी। वे पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए। उस चिलिंग साइलेंस में उन्हें साफ सुनाई दिया एक महिला के सिसकने की आवाज। रोमांस खत्म हो गया था, टेरर असली था। डर और जवाबों की डेस्परेट जरूरत से प्रेरित होकर रोहन ने वाडिया पैलेस के इतिहास की खोज शुरू की। उसने कई दिन स्थानीय लाइब्रेरी में बिताए, पुराने अखबारों और शहर के रिकॉर्ड्स को खंगालते हुए। लाइब्रेरियन, एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी जिसका नाम मिस्टर शर्मा था, ने उसकी फ्रैंटिक खोज पर ध्यान दिया। उसने पहले झिझका, लेकिन फिर रोहन को कहानी बताने का फैसला किया। वह कहानी जो नाशिक में हर कोई जानता था, लेकिन कभी बात नहीं करता था। दशकों पहले पैलेस एक अमीर व्यापारी का था। उसकी एक खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम अंजलि था। उसे गांव के एक गरीब म्यूजिशियन से प्यार था, एक ऐसा प्यार जिसे उसके पिता ने मना कर दिया था। उसने उसकी शादी एक क्रूर, शक्तिशाली आदमी से तय कर दी थी। कहानी फॉरबिडन लव और ट्रेजेडी की एक जानी पहचानी कहानी थी। कहानी ने एक और गहरा मोड़ लिया। अपनी जबरन शादी की रात अंजलि अपने प्यार के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसने खुद को पैलेस के वेस्ट विंग में अपने कमरे में बंद कर लिया, वही वेस्ट विंग जिससे आरव अब डरता था। उसके परिवार ने उससे दरवाजा खोलने की गुहार लगाई, लेकिन उसने कभी नहीं खोला। जब उन्होंने आखिरकार दरवाजा तोड़ दिया तो उन्हें वह मिली। उसने अपनी जान ले ली थी, अपनी सफेद शादी की साड़ी पहने हुए। उसकी आत्मा, उन्होंने कहा, कभी पैलेस नहीं छोड़ी। वह हॉल में भटकती रहती है, हमेशा अपने खोए हुए प्यार की तलाश में रहती है। उसका दिल दुख और रेज से भरा है। वह खासकर हैप्पी परिवारों से नाराज रहती है। उसके लिए यह उस जिंदगी की दर्दनाक याद दिलाता है जो उससे छीन ली गई थी। वह बंद कमरा तब से सील बंद था। रोहन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। सफेद साड़ी वाली महिला जिसे आरव ने देखा था, जो रोना उन्होंने सुना था, यह सब एक भयानक तरह से समझ में आ रहा था। वह तेजी से पैलेस वापस भागा। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वह सीधे वेस्ट विंग में गया, कॉरिडोर के आखिर में। वहां वह था, एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिस पर एक भारी जंग लगा लोहे का ताला था। वह बाकी सभी दरवाजों से अलग था। छूने पर वह ठंडा महसूस हुआ। यह अंजलि का कमरा था। प्रिया ने उसे वहां दरवाजे को घूरते हुए पाया। जब उसने उसे कहानी बताई तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। भूत सिर्फ एक रैंडम आत्मा नहीं थी, उसका एक नाम था, एक कहानी थी, उसके गुस्से का एक कारण था। उनका परिवार उसकी ट्रेजेडी के बीच में था। राज खुल गया था, लेकिन इससे उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसने केवल उनके डर को गहरा किया। वे अब समझ गए थे कि वे किसके खिलाफ थे। यह सिर्फ अजीब आवाजें नहीं थी, ये एक हार्ट ब्रोकन महिला की अशांत आत्मा थी। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी मौजूदगी, उनकी खुशी उसे भड़का रही थी। रोहन और प्रिया के बीच का प्यार, उनके बच्चों की मासूम हंसी, यह सब उसके पुराने जख्मों पर नमक था। उन्होंने जाने की योजना बनाना शुरू कर दिया। वे सुबह अपने बैग पैक करेंगे और भाग जाएंगे। पैलेस और उसके डार्क सीक्रेट को पीछे छोड़ देंगे। वे उस घर में एक और रात नहीं बिताएंगे। लेकिन अंजलि के पास और योजनाएं थीं। उस रात उसके रेज का तूफान टूटने वाला था।
उस रात नासिक में एक भयंकर आंधी तूफान आया। बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी और वाडिया पैलेस के गलियारों में हवा एक दुख भरी चीख की तरह गरज रही थी। बिजली गुल हो गई, जिससे पूरी हवेली एक दमनकारी स्याह अंधेरे में डूब गई। परिवार एक ही जलती मोमबत्ती के साथ लिविंग रूम में दुबक कर बैठा था। बच्चे धीरे धीरे रो रहे थे, प्रिया से चिपके हुए थे। रोहन ने फायरप्लेस से एक भारी लोहे का पोकर पकड़ रखा था। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। पुराने घर की हर चरमराहट, खिड़कियों की हर खड़खड़ाहट से वे उछल पड़ते थे। आवाजें अब बेतरतीब नहीं थीं, वे पैरों की आवाज जैसी लग रही थीं। धीमी, जानबूझकर चलने वाली पैरों की आवाज पश्चिम विंग से आ रही थी। वे करीब आ रही थीं। अचानक लिविंग रूम के मुख्य दरवाजे, जिन्हें उन्होंने भारी सोफे से बंद और बैरिकेड कर रखा था, एक बहरे कर देने वाली धड़ाम की आवाज के साथ खुल गए। मोमबत्ती बुझ गई, जिससे वे पूरी तरह अंधेरे में डूब गए। मायरा ने एक तीखी चीख निकाली। कमरे में एक ठंडी हवा फैल गई, एक ऐसी ठंड जो उनकी हड्डियों में समा गई। प्रिया ने कांपते हाथों से अपना फोन टटोला। उसने फ्लैश लाइट जलाई और उसकी संकरी किरण ने अंधेरे को चीर दिया। वह डोरवे पर पड़ी। वहां एक आकृति खड़ी थी, एक फटी हुई सफेद साड़ी में एक महिला। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। वह तैर नहीं रही थी, वह वहीं खड़ी थी, उनमें से किसी की तरह ठोस। बिन बुलाया मेहमान आखिरकार खुद को दिखा चुका था। आकृति ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। बालों के पर्दे के नीचे का चेहरा इंसानी नहीं था। वह दुख और अकल्पनीय रेज के एक स्थायी मुखौटे में मुड़ा हुआ था। उसकी आंखों से एक हल्की अशुभ लाल रोशनी चमक रही थी। वह सिर्फ एक दुखी आत्मा नहीं थी, वह कुछ और थी, कुछ सालों की सॉलिट्यूड और गुस्से से मुड़ी हुई। उसने कमरे में एक कदम बढ़ाया और उसकी पायल की आवाज डरावनी खामोशी में गूंजी। वह रोहन या प्रिया को नहीं देख रही थी, उसकी जलती हुई नजर बच्चों पर टिकी थी। उसने एक लंबा पीला हाथ उठाया और मायरा की ओर उंगली उठाई। कमरे में एक धीमी गहरी फुसफुसाहट भर गई, एक ऐसी आवाज जो आवाज नहीं बल्कि एक टूमस्टोन के खुरचने की आवाज थी। तुम, वह फुसफुसाई, तुम मेरी बच्ची बनोगी। उस अंतिम भयावह पल में रोहन जानता था कि वे बच नहीं सकते। यह सिर्फ एक हॉन्टिंग नहीं थी, यह एक क्लेमिंग थी। अंजलि उन्हें डराना नहीं चाहती थी, वह उस परिवार को बदलना चाहती थी जो उसे कभी नहीं मिला था। जैसे ही आकृति उनकी ओर बढ़ी, रोहन ने वही किया जो वह कर सकता था। उसने प्रिया और बच्चों को अपने पीछे धकेला और लोहे के पोकर के साथ आगे बढ़ा, नाइटमेयर के सामने एक डिफाइंट दहाड़ लगाते हुए। वाडिया पैलेस में आगे क्या हुआ, इसकी कहानी किसी रिकॉर्ड में नहीं लिखी है। स्थानीय लोग केवल इतना जानते हैं कि परिवार को फिर कभी नहीं देखा गया। पैलेस एक बार फिर शांत है, अपनी अकेली पहाड़ी पर इंतजार कर रहा है। लेकिन कभी कभी तूफानी रातों में जो लोग वहां से गुजरते हैं, वे कहते हैं कि उन्हें बच्चों की हल्की हंसी की आवाज एक महिला के नरम खुशहाल सिसकने के साथ घुलती हुई सुनाई देती है।